Yeah, so good afternoon to all and welcome for the session. Today we are having communication part 2 and yeah, Anna has already joined. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, you are here. Okay. So you know about her. Already she has taken communication part 1. So today we will have communication part 2 about breaking bad news, collusion and etc. Okay. So Anna, you can go ahead with that. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. We had normal communication, the introduction to communication in our last session. And I hope you received the PPT also of it and you might have read it. So today we are going to see about the difficult communication. Many of us have undergone this exercise many times, and sometimes we find it very difficult also that how to tell any bad news to the patient. So let us see one by one. So these are the learning outcomes of today's session, how we are going to do it. How to deal with the emotions on both the sides, patient as well as the health professional, and the collusion and how to deal with it. What do you mean by bad news? It can be any situation where the patient is feeling that he has no hope, and as healthcare professionals, uh, we can forecast many of the points in the prognosis of the patient. It is just about how to tell the patient how he understands about it and what better we can do as health professional in his life. So it is telling the news where there is no hope uh, for his life most of the times. So that is what is meaning by the bad news, and which may not be welcome. Last time also somebody had the question that many times patient refuse to believe that he has some life-threatening issues in his uh, future life, and many a times relatives also do so. So we are going to look forward in this direction. So when it can occur, the patient, these are Anna, some of the, hello, yes? Yeah, sorry to interrupt you. We wanted in Hindi. हाँ, yes. So कैसे बैड न्यूज क्या हो सकता है, कौन सी ऐसी मुश्किलें आ सकती है पेशेंट के लाइफ में. ओके, सो बेसिकली बैड न्यूज क्या है, तो वो है कि जब पेशेंट की लाइफ में कोई जीने की उम्मीद नहीं होती. लास्ट टाइम किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि पेशेंट और रिलेटिव्स वो न्यूज ले नहीं पाते, या तो वो ऐसा बिलीव करते हैं कि क्या ऐसा भी है उनकी लाइफ में. ये मेनली उनका मानना होता है. और कभी कभी क्यों ये अच्छा है हमारी तरफ से उनको बोलना कि उसको क्या बीमारी है, पेशेंट को क्या बीमारी है, और रिलेटिव्स को भी क्यों जरूरी है, ये सब हम आज के सेशन में देखेंगे. तो बैड न्यूज कब कैसी सिचुएशंस ऐसी होती है जो हमें बतानी पड़ती है, जो कि पेशेंट को झेलने में प्रॉब्लमेटिक होती है. तो इट कैन बी कैंसर और HIV न्यूज, पेशेंट को HIV है, ये कैसे हम उनको बोले. कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि वो लॉन्ग टाइम में उनके साइंस एंड सिम्टम्स ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, जैसे कि अल्जाइमर है या तो डेमेंशिया है. कभी ऐसी भी बीमारी होती है क्रॉनिक, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसस, कि जब लंबे समय तक ये बीमारी रहती है और डे टू डे में उसके प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे.
होते हैं। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है कि उनको इमरजेंसी में भी वो हॉस्पिटल में लैंड कर जाते हैं। तो ऐसा हमें समझाना पड़ता है कि ऐसे क्या मुश्किल आ सकती है कि अगर वो इमरजेंसी में भी, ट्रॉमा में भी पेशेंट को लेके जाए, लेकिन मुश्किल से हम उनको बचा पाए। सो ऐसी कंडीशन के बारे में हमें पेशेंट को और ज्यादातर के रिलेटिव्स को बताना है कि क्या इफेक्ट्स हो सकती है लॉन्ग टाइम में, तो वो तैयार रहे वो प्रॉब्लम्स झेलने के लिए। और पेशेंट भी कई हद तक समझ पाते हैं कि उनका अभी लाइफ शॉर्ट है, तो वो कैसे डील करे अपने सिचुएशन के लिए। ओके, सो ये सब ऐसे बैड न्यूज हो सकते हैं। तो क्यों ऐसा करना है? तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम हमेशा सीखते हैं कि पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है वो पेशेंट का राइट है जानने के लिए कि उसे क्या हुआ है। राइट, पेशेंट के राइट्स के बारे में अभी काफी सबको पता भी है, और ऐसा भी है कि कभी वो नहीं चाहे तो ट्रीटमेंट ना भी बोल सकता है कि हमें ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे ही तरह उसको वो जानने का भी अधिकार है कि क्या बीमारी है और उसका प्रोग्नोसिस क्या हो सकता है। तो एक बैड न्यूज बताना एक स्किल है हमारे लिए कि हम कैसे बताएं पेशेंट को। और पेशेंट और रिलेटिव्स दोनों अप्रिशिएट करते हैं कि हम उनसे कुछ छुपा नहीं रहे, जो भी करते हैं वो ऑन पेपर है, ब्लैक एंड व्हाइट में है कि जो उनको सब बताते हैं। तो वो काफी सराहनीय भी है। Then it is a degree to which news is bad depends on the gap between reality and patient's perception. तो रियलिटी क्या है, क्या हम 100% उनको बता पाते हैं, या तो पेशेंट को समझने में प्रॉब्लम है कि ये हकीकत में इतना उसकी कंडीशन खराब है। ओके, सो ये दोनों के बीच में कभी कभी लंबा भी फासला हो जाता है। तो कैसे हम वो फासला छोटा करें और ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी पेशेंट को बताएं। Then non-disclosure is no longer considered ethical. ये ethical नहीं है, वो अभी मैंने आपको बताया। देन उससे बेनिफिट क्या होता है, जब हम बैड न्यूज पेशेंट को बताते हैं या तो प्रोग्नोसिस के बारे में बताए, तो वो पेशेंट अपनी कंडीशन के साथ अच्छे से साइकोलॉजिकली एडजस्ट कर सकता है, और जो भी ट्रीटमेंट उसे मिलती है वो अच्छी तरह से ले भी सकता है। और कभी कभी उससे काफी अच्छा उस हेल्थ प्रोफेशनल और उसके साथ एक अच्छा सा रिलेशन भी बनता है। और वो लास्ट टाइम हमने जैसे बात किया था कि डॉक्टर शॉपिंग करना वो बंद करे, ठीक है, और हॉस्पिटल हॉपिंग और डॉक्टर शॉपिंग, सो वो दर दर उसको भटकना न पड़े एक सिंपल फैक्ट के लिए। तो वो हर बार हमें याद रखना चाहिए। On the other hand, it will also help in reducing doctors' stress and nurses' stress also. It most of the times facilitate करता है open discussion के लिए। Relatives और doctors और patients सब मिलके discussion कर पाते हैं कि अभी आगे क्या करना है, और उनका जो भी unfinished business है लाइफ में वो अच्छी तरह से खत्म भी कर पाते हैं। So they जो भी रिमेनिंग डेज है, जैसे कि हम जो हमारा पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करने का मेन उद्देश्य है कि जो भी रिमेनिंग डेज है वो अच्छी तरह से बिताए, तो वो हम अचीव कर पाते हैं। तो दैट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑन आवर हैंड ऑल्सो एंड पेशेंट साइड ऑफ व्यू ऑल्सो। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जिससे ये करना डिफिकल्ट हो जाता है? तो पेशेंट के बारे में अगर हम जाने तो पेशेंट की साइड से कभी कभी ऐसा होता है कि उनको कुछ पास्ट में ऐसे बैड एक्सपीरियंस हुआ हो तो वो उनको सब याद आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे फर्स्ट टाइम उन्होंने कैंसर की ट्रीटमेंट ली और कैंसर के सेल 100% रिमूव भी हो गए, लेकिन आफ्टर 3 to 4 years क्या होता है, फिर से वो
बढ़ने लगता है, कैंसर फिर से दिखने लगता है, उसका साइंस एंड सिम्टम्स दिखने लगता है। तो जब हम सेकंड टाइम पे उनको काउंसलिंग कर रहे होते हो तो उसको फर्स्ट टाइम भी ही विल रिमेम्बर। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम उसको कुछ अलग से खराब एक्सपीरियंस भी हुआ हो, तो वो सब उसको ताजा होता है उसके माइंड में। तो एक जो ऑलरेडी एक छाप छोड़ दी है एक सिचुएशन ने, तो वो फिर से आने से वो ज्यादातर डिप्रेशन में भी जा सकता है और नेगेटिव इफेक्ट आप बोलो तो ये हो सकता है। तो उसकी वजह से कभी हेल्थ प्रोफेशनल के साथ भी उसका रिलेशनशिप टूट सकता है, या तो वो विश्वास नहीं करता कि ऐसा तो कैसा ट्रीटमेंट किया मेरे साथ कि मुझे फिर से कैंसर हो गया, ठीक है, या तो फिर से वो मेरी बीमारी आ गई, तो ऐसा कैसा किया होगा। तो उसके मन में अविश्वास का एक माहौल सा खड़ा हो जाता है। फिजिशियन के साइड से क्या होता है, तो अगेन फिजिशियन भी वो याद कर पाते हैं, दे मे हैव फियर ऑफ कॉजिंग पेन, कि अभी उनको ज्यादा रिगोरस ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी पेशेंट को, अभी ये कोप नहीं कर पाता है और उसको कैसे हम इतना रिगोरस ट्रीटमेंट दे, राइट। कभी कभी उसको डर भी लगता है कि मुझे ब्लेम करेंगे कि मेरे से कोई गलती हो गई पहले टाइम में, तो ये फिर से वही गलती कर रहा है, ऐसा पेशेंट के मन में बैठ गया होगा। तो क्या मैं ऐसा हूँ, ऐसा कभी कभी फियर हेल्थ प्रोफेशनल के मन में भी आ जाता है। कभी थेरापीटिक फेलियर हो गया, ऐसा भी नेगेटिव फीलिंग आ जाता है, और कभी इमोशनल भी हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि हर एक को कैसे बैड न्यूज ब्रेक करे इसका ट्रेनिंग ऐसा नहीं मिला है। लास्ट टाइम हमने बात किया था कि इट कम्स विद द एक्सपीरियंस, हर कोई वो बात इजीली नहीं कर पाता है, या तो सचोट तरीके से या तो करेक्ट वे से नहीं कर पाता है, ये भी है। तो हमने देखा था कि जिसको इसका अच्छा सा एक्सपीरियंस हो, जो भी स्किलफुल हो, उसके साथ रह के हम वो सीखे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे लाइफ में भी एक या दूसरे दिन ये सिचुएशन आने वाला है कि जब हमें बैड न्यूज पेशेंट को या तो रिलेटिव्स को सुनाना है। और पैलिएटिव केयर में ऐसा कभी भी नहीं है कि बैड न्यूज विल कम ओनली फ्रॉम द डॉक्टर्स, क्योंकि नर्सेस भी दे सकती है, या तो हमारी नर्सिंग के लाइन में हमें ऑलवेज सिखाया गया कि हमेशा जो भी ट्रीटमेंट का पार्ट हो या तो प्रोग्नोसिस का पार्ट हो, वो डॉक्टर ही बताएगा पेशेंट को या तो रिलेटिव्स को ये। लेकिन इधर ये लाइन में हम ऐसा नहीं मानते हैं, सब टीम की तरह बर्तन करके उनको बताएगा, और जो भी अच्छा स्किलफुल हो, वो क्यों ना चाहे सोशल वर्कर भी हो सकता है, तो वो भी बैड न्यूज ब्रेक कर सकता है। तो इट ऑल रिक्वायर्स अ गुड स्किल एंड कम्युनिकेशन, तो ये सबको सीखना जरूरी है। कभी कभी कल्चरल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, या तो लैंग्वेज बैरियर भी आ जाते हैं। तो भले ही हम हेल्थ प्रोफेशनल की तरफ से सब पेशेंट्स को एक सा माने, लेकिन मैनी ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स डोंट टेक दैट एज पॉजिटिव थिंग। तो हमें ये भी ध्यान रखना है जब भी हम उनसे करीब से बातें करते हो, या तो फिर कुछ ऐसा उनकी लाइफ के बारे में या तो फैमिली सिचुएशन के बारे में बहुत करीबी से हमने देखा है और हम वो बात करने जा रहे हैं, तो वो मैनी टाइम्स कल्चरल बैरियर्स भी आ जाते हैं और लैंग्वेज बैरियर्स भी आ जाते हैं। और कई दफा ऐसा भी होता है कि हम उनको मेडिकल लैंग्वेज में समझाने बैठ जाते हैं, हम उनके लेवल पे नहीं जा सकते। तो हमें लास्ट टाइम देखा था कि ऑलवेज जब भी हम पेशेंट को बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या तो उनके डिसीज या तो उनके प्रोग्नोसिस के बारे में बताने जा रहे हैं, तब उनके लेवल से पेशेंट को जितना समझ में आ रहा है वो लेवल पे जाके उनसे कम्युनिकेट करें, तभी वो इफेक्टिव होगा। तो ये हमेशा हमें याद रखना है। तो
मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें फियर रहता है कि पेशेंट को अपसेट कर देंगे या तो फैमिली को ये अपसेट हो जाएंगे। कई दफा हम देख पाते हैं कि लॉन्ग टर्म पे क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, लेकिन वो मैनी ऑफ द टाइम्स हम पेशेंट को बताने में झिझकते भी है और ऐसा समझते हैं कि क्या ये बताना अभी उचित होगा कि नहीं। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि वो जितना भी जल्दी हो सके, जितनी भी अच्छी लैंग्वेज में हम बता सके, उतना ही पेशेंट और रिलेटिव्स के का भला होगा। तो ये कब करना है, कैसे करना है, पेशेंट को क्या चाहिए, व्हाट दे वांट। ओके, सो बेसिकली उनको ज्यादा टाइम चाहिए बैठ के बातें करने के लिए। तो हमेशा हमें हेल्थ प्रोफेशनल्स को बात करने के लिए लंबी चौड़ी ये बात रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो हमें ज्यादा टाइम कैसे निकाल के हम उसके साथ बैठे, तो ये हमें याद रखना है और उनकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखे, नॉट ओनली पेशेंट्स बट रिलेटिव्स की फीलिंग्स का भी ध्यान रखे। तो ये सब पेशेंट का अपना तरफ से ये चाहता होता है। और डॉक्टर क्या चाहते हैं कि दे वांट मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट्स। जितना वो पेशेंट्स ज्यादा बताएंगे उतना वो उसके लिए अच्छा कर पाएंगे, उतनी अच्छी केयर दे पाएंगे या तो ट्रीटमेंट दे पाएंगे। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स होपफुलनेस बताना चाहते हैं, लेकिन पैलिएटिव में कभी कभी ये नहीं भी हो पाता, क्योंकि मैनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि पेशेंट बहुत देर से आता है पैलिएटिव केयर सेटिंग में। कब दूसरे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें डिपेंड करना पड़ता है कि दूसरे कब हमें रेफर करें पेशेंट को। तो ये काफी मुश्किल हो पाता है कि पेशेंट के पास काफी कम समय बचता है और उसमें हम होप तो नहीं बता सकते, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो भी है ब्लैक एंड व्हाइट में उसको बोलना है कि क्या है। दूसरी तरफ ये भी है कि हम भगवान तो है नहीं कि हमारे पास टाइम और डेट पता है कि उसका एंड कब है। तो मोस्टली पेशेंट और रिलेटिव्स ये पूछते हैं कि हमारे पास कितना वक्त है, तो हम क्या बताएंगे। ठीक है, तो हमें फॉल्स होप तो नहीं देना है और उनसे ये भी बताना है कि हमें भी वो नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जो भी टाइम बचा है तो उसमें अच्छे से आप केयर दो और उनको कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उसके स्टेप्स क्या होंगे वो हमें उनको सिखाना है, जिससे वो केयर देने में कॉन्फिडेंस जता पाए। ठीक है, रिलेटिव्स को अपने डियर एंड नियर वन को कॉन्फिडेंस से केयर दे पाना भी एक टेक्निक है, ठीक है, एक स्किल है। तो वो जुटा पाए, तो वो डॉक्टर चाहता है। और ऑलवेज डॉक्टर और नर्स जो भी केयर करती है, तो वो एक ऑलवेज फेमिलियर फेस रहता है। हमारे पास शायद बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं तो हम कभी भूल जाते हैं, लेकिन पेशेंट्स को हमेशा हम याद रहते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से उनकी सेवा कर पाए या तो अच्छे से आप उनको समझा पाए, तो दे इवन कम टू थैंक यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द पेशेंट्स। कई सारे पेशेंट्स ऐसा होते हैं कि वो आके बोलते हैं कि हम पैलिएटिव केयर में आए तो हमें इतना पता चला और हम इतनी अच्छी से सारवार कर पाए हमारे क्लोज रिलेटिव की। सो दे रियली अप्रिशिएट दैट। तो ये हमें ऑलवेज याद रखना है कि हम पेशेंट हमारे में, रिलेटिव्स हमारे में कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाए और हम उनका कॉन्फिडेंस जीत के हम कैसे उनको अच्छे से केयर कर पाए। हाउ टू डिलीवर बैड न्यूज। सो उसमें दो अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच इज ABCDE अप्रोच। तो उसमें फर्स्ट स्टेप है एडवांस प्रिपरेशन। उसमें क्या होगा, तो हमें पेशेंट के बारे में सब कुछ जानना है, पेशेंट के बारे में, उनके फैमिली के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि उनको क्या करना है, कैसे करने हैं, हम क्या चाहते हैं, वो पेशेंट कैसे रिलीफ में रहेगा, कैसे उसको पेन कम होगा, ये सब उनको हम बता पाएंगे। तो उसके लिए हमें सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और जो भी फिजिकल प्रिपरेशन करनी है मीटिंग के लिए, तो वो भी इनफ प्रिपरेशन करने के लिए भी हमें
पता होना चाहिए कि पेशेंट के साथ कितने रिलेटिव्स होंगे, उसका क्लोज फर्स्ट रिलेटिव कौन है जो हमेशा 24 घंटे उनको केयर करेगा। तो ये ज्यादा जरूरी है। थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट में मेनली हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे जो भी बैरियर्स थे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, एनवायरनमेंट बैरियर्स, ठीक है, वो बने तब तक कम रखना है, जैसे कि नॉइज है, प्राइवेसी प्रोवाइड करना है, ये सब हमें ध्यान रखना है। कम्युनिकेट वेल, सी मीन्स कम्युनिकेट वेल, तो कैसे हम करेंगे कम्युनिकेशन, तो उसमें लैंग्वेज का ध्यान रखना है, और हम क्या जो भी हमारी साइंस क्या है, हमारा वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल क्या है, उसका हमें ध्यान रखना है। डील विथ पेशेंट एंड फैमिली रिएक्शन, तो हमें पेशेंट का साइकोलॉजिकल अगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हमें पता हो, उसके बारे में हम जानते हो, जब हम लंबे समय से पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें रिएक्शन कैसा होगा वो कभी कभी हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। फैमिली का रिएक्शन क्या होगा ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो वो ओवरकम करके हमें उनसे बात करना है। तो कभी कभी हमने देखा था कि एंगर आउटबर्स्ट हो सकता है, या तो फिर ऑल ऑफ अ सडन जोर जोर से रोने लगेगा पेशेंट या तो फैमिली मेंबर। तो ये सबका साथ डील करना हमें आना चाहिए, और उसको हमें इमोशंस उनके जितने भी बाहर आ सके वो उतने अच्छे, वेदर इट इज एंगर या तो सैडनेस, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसके माइंड में जो भी चल रहा है वो एक बार बाहर आ जाएगा, तो ही पेशेंट या तो उसका रिलेटिव है, तो दे विल फील पीस एट माइंड। सो दिस वन पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हुआ हमारा ABCDE अप्रोच। दूसरा है स्पाइस प्रोटोकॉल। सो इट इज ऑल्सो सम ऑफ मेन पॉइंट्स आर सेम, only things are little said differently. So get setting right. Okay, so उसमें हम environment ले सकते हैं, communication ले सकते हैं, perceive कैसा करता है पेशेंट अपने जो भी बीमारी है उसके बारे में क्या मानता है, ये हम उससे जान सकते हैं। Obtaining an invitation to share the news. ये सो इसमें ऐसा है कि हम पहले नहीं इनिशिएट करेंगे, पेशेंट विल स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन कि उसको उसके बीमारी के बारे में क्या पता है ना, आप आपकी बीमारी के बारे में क्या समझ सकते हो, क्या आपको पता है, ऐसा। तो उससे वो शुरू करेगा, फिर हमें नॉलेज देंगे, ठीक है। Then giving knowledge and information. So many times we have to give a warning shot. Warning shot means कि not to tell the whole diagnosis or prognosis at one shot. Okay, आप उनको पहले थोड़ा बताएंगे, फिर उसके बारे में पेशेंट ना उसकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी, he would like to know more. तो हमें पता चलेगा कि उसको कितनी डेप्थ में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। सो हम पहले वार्निंग शॉट देंगे, फिर उसको पूरी बात उसकी जिज्ञासा पर हम बताएंगे। कभी कभी ये सब एक ही सिटिंग में नहीं हो पा रहा है, वो आपको 2-3 सिटिंग भी करना पड़े तो भी करना चाहिए, और इसके लिए हमें कभी कभी क्विक सक्सेशन में भी अपॉइंटमेंट देनी पेशेंट को पड़ती है। तो दैट विल डिपेंड ऑन हिज अवेलेबिलिटी, रिलेटिव्स अवेलेबिलिटी, वो क्या समझना है, उसको किसको बताना है, तो ये सब पे निर्भर रहेगा। गिविंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, हम उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। और एड्रेसिंग पेशेंट्स इमोशंस, तो उसमें इमोशंस उनका क्या है उसको हम एड्रेस करेंगे, वेदर पेशेंट हैज बिकम वेरी एंग्री या तो डिप्रेस, क्या हुआ, अगर वो रोने लगा तो क्या करे, ये सब देखना है। और सब हो जाने के बाद, पूरा कन्वर्सेशन हो जाने के बाद, हमें जो भी मेन पॉइंट्स है उसकी समरी करनी है, ठीक है। और उसमें हम स्ट्रेटेजी बताएंगे पेशेंट को और रिलेटिव्स को कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा।
right? So these things are very, very important when we are talking about bad news to the patient. Emotions and empathy, तो ज्यादातर हमें पेशेंट के साथ सिंपैथी की बजाय एम्पैथी रखनी है. वी हैव टू रिमेम्बर दैट. एंड इमोशनल आउटबर्स्ट हो तो वो हमें आगे से पता चलता है जब हम पेशेंट को डीप से जानते हैं. और हम हमारे इमोशंस पे ज्यादातर कंट्रोल रखे, ये भी जरूरी है. वो एंग्री हो जाए तो उसके साथ हम डबल एंग्री होके काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? वो पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होगा. तो ये हमें याद रखना है. उसकी वजह से पेशेंट को ज्यादातर कंफर्ट भी मिलेगा. So it is important part of any healthcare professional, not only physician's job. Okay, so ये हमें याद रखना है. Many of the slides may contain that it is physicians, but all the time it may not be necessary. ठीक है, हम nurses always are patient with patients ज्यादातर टाइम बिताते हैं, तो हमें ये ज्यादातर याद रखना पड़ेगा. So they will always remember, right? Like last line is very, very important, that we have to remember that if we do it badly, then patients and family members will never forgive us. Okay, and if we do it in a good way, in very well way, so they will never forget us. Okay, so as मैंने बताया, patient will always remember. Okay, so उनका जो भी experience है वो हमें always they would like to share with us. कभी कभी फोन से भी हमें बात करनी हो तो फोन से भी हम उनको पूछ सकते हैं, उससे वो ज्यादा हमारे करीब महसूस करते हैं. और बहुत से वक्त वो हमें अच्छे से बता भी पाते हैं, ये भी उतना ही करेक्ट है. कभी कभी हम जब सेम पेशेंट ओपीडी में आया और हम उसके घर पे गए, राइट, सो वी कैन एक्चुअली नो the patient and the background that क्या है, वो कैसे सफर होता है. तो कभी कभी ये सेटिंग में, होम सेटिंग में भी हम उनसे अच्छे से बात कर पाते हैं या तो काउंसलिंग कर पाते हैं. तो हमें देखना है कि हम कौन से एनवायरमेंट में अच्छे से कर पाए, वो ढूंढना है. There are certain sentences or you can say statements कि हम कैसे पेशेंट के साथ बात करें. तो पेशेंट खुल के नहीं बता रहा है, हम उनसे कभी कभी क्वेश्चन नहीं कर पाते सीधी तरीके से कि आपके मन में क्या चल रहा है. तो कभी कभी पेशेंट नहीं भी बताता, तो उसकी बजाय हम ऐसा बोले कि अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंस बोले बिना क्वेश्चन मार्क के कि यू लुक अपसेट टुडे, आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, आप काफी अपसेट दिख रहे हो, ऐसा मैं आपके मुंह से हाव भाव से पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ. तो दे फील दैट अच्छा, मुझे इतना अच्छे से वो जान पाते हैं, तो वो खोल के बताएंगे. ऐसा भी मेनी टाइम्स होता है. तो हाँ, वो ऐसा हो करेगा तो फिर हमारे अच्छा चलो आप बताओ मुझे कि क्या है. कभी हमें ऐसा बताए कि आई फील सॉरी दैट इट इज हैपनिंग टू यू, बट हाउ कैन आई हेल्प यू, प्लीज लेट मी नो. So they will open up and they will give you more information. So these sentences are very much important. और जो भी वो जब शेयर करते हैं तो always thank them that इतना उनका दिल की बात, उनका कभी कभी प्राइवेट मैटर्स भी होती है, तो वो इतने अच्छे से हमें खुल के बता देते हैं एक खुली किताब की तरह. तो हमें उनको अप्रिशिएट भी करना है और वो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाना है और कॉन्फिडेंशियल वो बातें रखनी है. हम भी जाके दूसरे 4 जनों को नहीं बतानी है, ठीक है. तो वो कैसा हम एनवायरनमेंट देते हैं तो वो खुल के बात कर पाएंगे हमारे साथ. तो दीज आर सम ऑफ द स्टेटमेंट्स. तो उससे हम ज्यादा पेशेंट के बारे में जान सकते हैं. कभी कभी जैसे एक बात बोली थी लास्ट टाइम कि अच्छा, हमने डायग्नोसिस बोला और पेशेंट ने बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तो उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में डिनायल बोलते हैं. देयर आर सेवरल स्टेजेस हाउ पेशेंट विल एक्सेप्ट द फाइनल न्यूज. Okay, so what is denial?
Okay, so it is mainly a defense mechanism. तो उससे क्या करता है कि वो जो एक्चुअल रियलिटी है वो फेस नहीं कर पाता, तो वो है ही नहीं ऐसा। तो पहले एक बार तो वो बोल देगा कि नहीं ये तो सच नहीं है, ऐसा तो कभी मेरे साथ हो ही नहीं पाता, मैंने कभी बीड़ी नहीं पिया, कुछ भी खाया नहीं, तंबाकू नहीं खाया, सिगरेट नहीं पिया, तो मुझे कैसे मुंह का कैंसर हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप फिर से रिकॉर्ड देखो, या तो शायद हो सकता है कि रिपोर्ट चेंज हो गई, कुछ किसी और पेशेंट का रिपोर्ट मेरे में आ गया है, तो ना एकदम से वो मनाही कर देते। सो दैट इज अ मेंटल मैकेनिज्म है। सो वो क्या है कि वो जो न्यूज है, सो वो कॉन्शियस अवेयरनेस से बाहर रख के वो काम करना चाहता है। So it is simply refusing to acknowledge that an event has occurred. वो event actually उसकी life में हुई है, वो उसको जानना refuse कर देता है। It is totally subconscious form. Okay, and sufferers may be as mystified by the behavior of the people around them as those people are by the behavior of sufferers. तो कभी कभी sufferers जो होता है वो जितना भी चौंक गया है वो डायग्नोसिस से, उतना ही कभी कभी उसके आजू बाजू वाले भी चौंक जाते हैं, ये भी हो सकता है। तो इट इज अ सबकॉन्शियस फॉर्म ऑफ द बिलीफ। conscious element is you can say that it is turning a blind eye, that is पता था means कि वो एक तरफ से तो जानता है कि उसको वो प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है उसको आंख मिचौली खेलता है, वो आंखें बंद करके आगे जाना चाहता है कि मुझे कुछ नहीं है, वो ऐसा ही बर्ताव करेगा। कभी कभी वो अच्छा भी रहता है कि वो जैसे से फॉर एग्जाम्पल किसी को काफी प्रॉब्लम है, लेकिन वो जो काम करता है वो काम में आगे ही जाना चाहता है। कई लोग ऐसा होता है कि उनको दो दे आर सफरिंग बट दे वांट टू बी ऑक्यूपाइड, वो काम में इतना ऑक्यूपाई रहना चाहते हैं कि वो अपने दर्द को भूल जाए, तो ब्लाइंड आई करके आगे जाना चाहते हैं। सो कंफर्ट अनकंफर्टेबल जो भी सिचुएशन है उसको देखना नहीं चाहता। लेकिन डिनायल से कभी कभी उल्टा भी होता है, जैसे आप प्रोटेक्ट तो करना चाहते हैं बाय रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, ओके, बट मेनी टाइम्स अगर वो फिर अगले जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस है वो नहीं मानेगा, तो उसके लाइफ में वो जो डिसीज है उसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। तो अभी उसको ट्रूथ तो एक्सेप्ट करना ही रहा है ना, उसको बिलीव तो करना ही पड़ेगा, ऐसा आके खड़ा हो जाएगा एक दिन सिचुएशन में। Okay, so when you are in denial, you won't acknowledge a difficult situation. Right? वो difficult situation मानना नहीं चाहता और try to not to face the facts of a problem. Facts को face नहीं करेंगे तो भी वो फिर अच्छे से treatment नहीं लेगा, तो फिर वो आगे और भी problem में आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो कैसे वो जल्दी से एक्सेप्ट करे उसके बारे में हमें सोचना है। सो इट विल बी इट इज अ डायनेमिक। ओके, फर्स्ट इट इज इन अनकॉन्शियस माइंड, सो अवॉइड करेगा, डिसअवेल करेगा और लास्ट में एक्सेप्ट करेगा, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेजेस। ये whether denial should be challenged or not. Does the patient need to know or not? So if your answer is yes, then you have to find out the strength कि उसका strength, denial का strength कितना है, वो कितना accept करेगा, और फिर you have to find out the opportunity कि आप उसको bad news कब break करोगे। Okay, so वो window है कि आपको फाइंड आउट करना है कॉन्वर्सेशन के बीच में कि आप उनको फुल ट्रूथ बताएंगे उसके बारे में। अगर वो नहीं चाहता
तो यू हैव टू एक्सेप्ट द वेज ऑफ कोपिंग, रिस्पेक्ट करना है। अगर वो नहीं जानना चाहता, डिनाइल में ही रहना चाहता है, इट कैन हैपन फॉर 1 or 2 सिटिंग्स एंड देन लेटर ऑन ही विल एक्सेप्ट, मे बी थ्रू अस और थ्रू द रिलेटिव्स। सो वो कोपिंग मैकेनिज्म हमें एक्सेप्ट करनी है। उसमें पेशेंट का क्या पर्सपेक्टिव है, पेशेंट क्या कहना चाहता है, या तो फैमिली क्या कहना चाहता है, तो ये हमें जानना है और उनको टाइम देना है और फिर से वो क्वेश्चन रिविजिट करना है, ठीक है, सेकंड सेटिंग या तो थर्ड सेटिंग में, तब हम कभी कभी बता भी पाते हैं। और तब तक टाइम थोड़ा हम देते हैं कोप अप करने का, तो दे विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये बात है। वो कुछ ना ऐसी होती है कि कई बात जल्दी से हजम नहीं होती, देर से हजम होती है, तो ऐसी ये बात है। So we have to look for a window on denial. तो उसमें पेशेंट के पास्ट एक्सपीरियंस क्या है उस पर निर्भर करता है, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या है, तो ये सब हम देखेंगे। तो लुकिंग फॉर अ विंडो ऑन डिनाइल में प्रेजेंट फिशिंग क्वेश्चंस क्या हो जाए। हाउ डू यू फील थिंग्स आर गोइंग विथ योर इलनेस एट द मोमेंट। आप क्या मानते हो आपके साथ जो भी आपका इलनेस है, तो वो कैसे हो रहा है, ट्रीटमेंट कैसी हो रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हो, इधर आने से क्या फायदा हो रहा है, ऐसा आपको कोई वरीज है कि नहीं, है ना, तो वो खुलेगा ज्यादा बताने से। यूनिवर्सल क्वेश्चन उसके बारे में ऐसे हो सकता है कि समटाइम्स पीपल इन योर सिचुएशन फील वरीड, है ना, आपके सिचुएशन में लोग है तो वरी महसूस करते हैं और कैसे होगा, ये ट्रीटमेंट काम करेगी कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन ये दवाइयां है या तो ये ट्रीटमेंट है वो आपके बारे में काम करेगी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं अगर आपका यस हो तो, राइट। सो ऐसे हम जा सकते हैं। फिर फ्यूचर के बारे में हम ऐसा, हाउ डू यू सी योर इलनेस अफेक्टिंग योर फ्यूचर। आपको अभी जो भी बीमारी है तो उसकी वजह से आपका फ्यूचर कैसे अफेक्ट होगा, आप क्या मानते हो, उससे क्या होगा, तो आपके फैमिली मेंबर को क्या फर्क पड़ता है अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो या नहीं लेते हो, तो ये सब उसके साथ हम बैठ के बात कर पाते हैं। तो ऐसे थोड़े क्वेश्चंस है जैसे हम किस तरह से हम पेशेंट के साथ बात करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई डिनाइल में है कि नहीं। ये तो मेनी टाइम्स पेशेंट हु अपीयर नॉट टू एक्नॉलेज डायग्नोसिस और सिवियरिटी ऑफ इलनेस विल बी इन डिनाइल। वो हमें उनके बिहेवियर से भी पता चलेगा या उनका स्टेटमेंट्स जो होगा उनसे भी हमें पता चलेगा कि वो डिनाइल स्टेट में है कि नहीं। It will be examined on spectrum from maladaptive to beneficial outcomes, exploring how it functions within the palliative care setting. तो वो उसका कैसे डील करता है उसके हिसाब से हम एक्सप्लोर कर पाते हैं क्वेश्चंस के मुताबिक। या तो एक दिन में कभी 2 सेटिंग करो, या तो जब हम पेशेंट हमारे पास एडमिट हो तब। Specific attention is given to the communication skills required for effective clinical response to denial. So, जैसे हमने पहले ही बात किया कि we have to give them more time and more sittings, और specific हम communication skill develop करना होता है। इमोशनल आउटबर्स्ट और बैरियर्स के बारे में हमने लास्ट टाइम ही देखा था। ये 2-3 स्लाइड्स ऐसी है जो दोनों में है, तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात किया है, आगे भी तो डिटेल में नहीं जाएंगे। राइट, हमें उनके इंटायर क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी उनकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज में मेल नहीं खाती है ना, तो हमें देखना है कि वो एग्जैक्टली क्या कहना पाता है। कभी कभी हमें इंटरप्रेटर की भी जरूरत पड़ती है कि ये समझाना नहीं पाता, तो हमें क्या कहना एक्चुअली में चाहता है, तो वो हमें जानना है। रिपीट रिहर्स क्वेश्चन, ये भी जरूरी है। एंड देन फाइनली गिव ऑनेस्ट एंड कंसाइज आंसर टू द ग्रुप। डीलिंग विद डिफिकल्ट कन्वर्सेशन में इंफॉर्मेशन हमें गैदर करना है। Being assertive is also an important thing. ये हमने अगली स्लाइड में भी देखा स्पाइक्स और उसमें कि हमें कैसे उनसे डील करना है। तो इधर आप देख सकते हो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल है
तो वो जो पेशेंट है वो एकदम से सहमा गया है, लेकिन कैसे वो शोल्डर पे हाथ रख के समझाता है ना, तो इमोशनल, यू कैन सी दैट दे आर टॉकिंग एट आई लेवल, राइट. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज का भी काफी ख्याल रखना होता है और बी अ गुड लिसनर. कॉल्यूजन क्या है? तो इट कैन बी फ्रॉम द पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कभी कभी रिलेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. जैसे कि पेशेंट बताएगा कि उसको सब पता है उसके डायग्नोसिस के बारे में, प्रोग्नोसिस के बारे में, लेकिन वो अपने क्लोज रिलेटिव है तो उसको नहीं बताना चाहता. क्यों नहीं बताना चाहता? कि उससे उसका रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, या तो रिलेटिव्स है तो वो बहुत साइकोलॉजिकली अपसेट हो जाएगा. कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेटिव्स ऐसा कहेंगे, नहीं नहीं वो पेशेंट तो झेल नहीं पाएगा, उसको तो डिप्रेशन में चला जाएगा, या तो वो 1 साल भी जीने वाला होगा ना तो वो 2 दिन में ही मर जाएगा, इतना सारा सदमा पहुंचेगा उसको. ठीक है, तो इसको कॉल्यूजन कहते हैं. तो even many researches are done on this, and it shows that although the truth hurts, but it is good for the future outcome. Because deceit means कि आप उसको ditch कर दो, या तो उसको बुरा I mean false assurance दो, लेकिन वो आपको पता है कि वो गलत है. ठीक है, और फिर उसका उल्टा ही पेशेंट के साथ होने वाला है, वो हमें भी पता है, और वो हो जाए तो उससे वो सदमा जो लगेगा वो ज्यादा होगा. तो ये कहता है कि सो डिसीट विल हर्ट मोर. These are some of the statements that are given by the relatives. Okay, you should not say anything. And it is commonly expressed belief that what people do not know does not harm them. So जो भी उसको नहीं पता वो उसको हार्म नहीं करता. So ऐसा जनरली बिलीव करते हैं लोग. And no news is not good news. It is just invitation to fear. तो अगर हम कोल्यूजन है तो ऐसा नहीं है कि बैड न्यूज हम सुनाए तो वो उसके लिए अच्छा होगा. वो उसके जो फियर है उसको बढ़ावा भी कभी कभी देता है. सो लास्ट में है कि डू कैंसर पेशेंट्स वांट टू नो द ट्रूथ. क्या उनको ट्रूथ जानना होता है? तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे वांट टू नो द एक्चुअल disease condition for themselves, क्योंकि they basically want to finish all their unfinished business. जो भी उनको काम खत्म करना है, कई सारे हर एक के लाइफ में काम होते. कोई ऐसा होगा कि उसका जो डॉटर है उसको शादी करना है, या तो बच्चों को पढ़ाना है, उसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना है ना, तो ये सब डिस्कस कर पाए उसके लिए ये अच्छा है. तो you should not give half of the information to the patients. You always give proper and complete information. So that is good. Family हमेशा उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसलिए वो मना करती है कि उसको मत बताओ. डिसएडवांटेजेस क्या है वो हमें पेशेंट को और रिलेटिव्स जिसके साथ कोल्यूजन हो उनको बताना है कि फायदा क्या है. ठीक है, अल्टीमेटली वी वांट गुड क्वालिटी लाइफ इन देयर रिमेनिंग डेज. सो ये काफी इम्पोर्टेंट है. सो ये जो हमने बात किया वही है. Not to challenge their belief is also important because it will increase their anxiety. So give that window period and slowly the things will settle down. Okay, sometimes you may have to say, okay, first sitting में अच्छा हम भी आप कहते हैं ऐसा ही करते हैं, चलो आप जैसा समझो, नहीं तो agree to collude. Then as they will that window period will pass, they will open up and they would like to know the information. तो तब हम बता सकते हैं वो टाइम आने पर, करेक्ट टाइम पे. Always work with the family, okay, because they are the first caretakers and they take care of the emotional needs of the patient. Okay, so always listen to them and encourage them.
always tell encouraging words. That is very very important. Orient करना है, ये हमने last time भी देखा था, right? So that they can save the time. Okay? और हमारा एजेंडा कभी भी पुश नहीं करना है, जो हम बोले वही सच है ना? क्या बहुत बार हम ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ये हमें याद रखना है. Okay, so with this I would like to stop my presentation. Thank you for listening to me. Any questions, then we can discuss. Thank you, Anna ma'am. So participants, if there is any questions, आप लोगों को कुछ भी सवाल पूछना था, आप सवाल पूछ सकते हैं. पिछले बार भी किसी को कुछ सवाल था, तो जरा आप पूछ सकते हैं. आप अनम्यूट करके पूछ लो. आप लोगों को जो भी डाउट्स है, अभी क्लैरिफाई नहीं करेगा तो फिर आगे आप लोगों को प्रॉब्लम होगा. और साथ साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक केस प्रेजेंटेशन भेजा नहीं है, तो कृपया आप लोग अपना केस प्रेजेंटेशन भेजो. अगर केस प्रेजेंटेशन आप नहीं भेज रहे तो आप लोगों का ना एग्जाम में बैठ पाएगा, ना आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा. सो जरा वो भी करना है. और फीडबैक इसलिए हम लोग पूछ रहे कि आप लोगों को कैसे लगा, वो तो पता होना चाहिए ना. जो भी क्लास ले रहे, सेशंस ले रहे आप लोगों के लिए, तो उन लोगों ने जो भी सिखाया आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं, आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं, तो आप लोग खुल के लिख सकता है. ऐसा कोई बात नहीं है. अगर आप लोगों को जो फीडबैक का फॉर्म दिया उसमें लिखने में मुश्किल है, तो आप लोग डायरेक्टली आप व्हाट्सएप में भी आप भेज सकता है जो आपको समझ में नहीं आया. ठीक है. तो फिलहाल आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है, प्लीज आप लोग अनम्यूट करिए, करके आप लोग पूछ सकता है. उसके बाद हम प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे. मैम मेरी एक क्वेश्चन. ये हाँ अंजलि, पूछ लो. मैम मैं तो पैलेटिव में काम करती हूँ. यहाँ पे पेशेंट जो आते हैं, ये इसे उनके मन में जो क्वेश्चन है कि वो पूछते हैं जब भी वो डॉक्टर भेजते हैं पैलेटिव केयर उनको चाहिए, वो यहाँ पे आते हैं, उनको मालूम नहीं है उनका पेशेंट ठीक होगा या नहीं, तो हमको डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, मैम हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा या नहीं, वो मेडिसिन तो खाते हैं, ठीक क्यों नहीं हो रहे, जो इतना बड़ा घाव है वो कैसे ठीक होगा, कितना टाइम लगेगा. उनको जो मालूम नहीं है कि हम उनको कैसे बताएं ये पेशेंट और कुछ महीने या कुछ दिनों की बात है, हम ये पेशेंट को कैसे बताएं, वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. या अन्ना यू कैन आंसर. अनम्यूट. यस. सो जैसे हमने बताया कि आपको पहले तो वो जो ABCDE है ना, तो वो फॉलो करो. आप उनसे पूछो कि अच्छा वो उनके बीमारी है क्या, उनको पता है क्या बीमारी है, वो उनको पता है. मैम उनको पता है लेकिन उनको मालूम नहीं है वो ठीक नहीं होगा. वो लास्ट टाइम पे पैलिएटिव केयर को आए हैं, उनको इतना मालूम है कि वो हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा. हम कैसे बताएं? तो वो हमें फिर बताना पड़ेगा कि उनका जैसा बड़ा सा वुंड है, तो वो एकदम से हील तो नहीं होने वाला, वो हम जानते हैं. ठीक है. लेकिन उनका जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें जाने से तो हम बचा सकते हैं. जैसे ब्लीडिंग को ऐसा तो नहीं होने देंगे हम, है ना. तो हम एटलीस्ट उनको ऐसा बता सकते हैं कि आपका जो भी वुंड है वो एकदम से पूरे हील नहीं होने वाला, लेकिन उसके ऑपोजिट कि वो वुंड में क्या डिफिकल्टी हो सकती है, तो उसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे. उसको हम कैसे बोले कि हम वो नहीं होने देंगे, ऐसा तो हम उनको एफर्म कर सकते हैं कि अच्छा इतना तो हम कर सकेंगे. अंजलि, बात यह है कि जो भी पेशेंट आपके पास पैलिएटिव केयर में आ रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि वहाँ का जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर था पहले, उन लोगों ने क्या बोला है पेशेंट को, पेशेंट के फैमिली या पेशेंट को. ठीक है, वो पता होना करना है. ठीक है.
क्योंकि हमको मालूम नहीं उन लोग ने क्या बोला होगा, शायद उन्होंने ये बता कर था आप लोग पैलिएटिव केयर में चले जाओ, वहां पर सब ठीक ठाक होगा। नहीं तो ये बताने होगा ठीक से उनका कैंसर कौन सी स्टेज में है, ये मरीज का कैंसर कहाँ तक गया हुआ है, ठीक है, ये सब बताया नहीं होगा। तो इसे सबसे पहली बात ये है कि उनके साथ बैठ के ये पता करो कि उनको क्या जानकारी मिला है, ठीक है। अभी दूसरी ये बात है, जैसे कि आपने बोला कि पेशेंट कुछ महीने रहेंगे, नहीं तो कुछ दिन ही रहेगा करके, ठीक है। उससे ज्यादा हम लोगों को ये पता करना है पहले कि इन लोग क्या जानकारी मिला है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर उनका कम जानकारी मिला है, ठीक है, तो उसके साथ बैठ के हमको और जानकारी देने का आवश्यकता है, क्योंकि ये तक पूछ सकता है आप, अगर पेशेंट कुछ नहीं खा रहे ठीक से, खाने में मुश्किल ये करके, उनको पूछ लो ये क्यों हो रहा है पेशेंट को। जैसे कि आपने बोला बहुत बड़ा घाव है, उनको पूछिए ये घाव कैसे था पहले, शायद घाव छोटा ही होगा ना पहले, वो बढ़ते जा रहे, इसका मतलब क्या है, जब ये बढ़ते जा रहे ये तो अभी कभी ठीक होने वाला नहीं है, ठीक है, मुश्किलें ज्यादा बढ़ते जा रहे पेशेंट को। तो आप जितना आप पेशेंट का फैमिली से बात करेगा तब भी वो ये सब बाहर आएगा, क्योंकि हर एक इंसान के मन में यही रहेगा कि ठीक होगा ठीक होगा, जितना भी अगर इवन डॉक्टर साहब या नर्स जो भी बोलेंगे कि ये ठीक भी नहीं होगा, फिर भी उन लोग सोचेगा चलो एक जन तो बोलेगा कि मैं ठीक होगा करके, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पहले जानकारी है ये रहना चाहिए कि उनको कितना उन लोग जानता है और कितना हम उनको बोल सकता है। अगर हम बोला तो उन लोग वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं ये हमको मालूम नहीं, तो इसलिए हमको बैठ के, शायद पहले दिन नहीं होगा, दूसरा दिन तीसरा दिन ही होगा, ठीक है, लेकिन जानकारी ले लो क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, उनका मन में ये इसके घाव के बारे में उनका मन में क्या है, ये जानकर लेके उसी के हिसाब से हम उनके साथ बात कर सकता है। नहीं तो एकदम बैठ के नहीं ये बोल नहीं सकता कि ये ठीक नहीं होगा, ये इनका दिन भी बहुत कटा हुआ है, जितना जल्दी चले जाएगा, ऐसा हम बोल नहीं सकता, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी है 1-2 महीना भी नहीं मरेगा, हम लोग बोलेंगे 1 महीना, उन लोग जिएगा 6 महीना, ठीक है। तो ये तो हमारा हाथ में नहीं है, ठीक है। तो जानकारी लेना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर ही आप बात कर सकता है, ठीक है अंजलि। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये मैडम ने जैसे बोला ना कि वो डॉक्टर्स बताते नहीं और डायरेक्ट पैलिएटिव केयर में भेज देते हैं, ऐसा भी कई बार होता है कि आप जाओ पैलिएटिव केयर में चले जाओ ऐसा करके। तो हमें ये तो ऑफकोर्स पेशेंट का बैकग्राउंड जानना है कि उसको कैसा पता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट हमारे मुंह से जानना चाहता है कि ये घाव नहीं मिटना है, नहीं मिटेगा ऐसा। तो मेनी टाइम्स दे नो कि ये छोटा था घाव, अभी इतना बड़ा हो गया है, तो नेचुरली वो तो नहीं मिटने वाला है, ठीक है, लेकिन वो हमसे जानना चाहते हैं कि ये नहीं मिटेगा, ये ऐसा बोलो। तो ऐसा भी, तो तब हम ऐसा कह सकते हैं कि उसमें प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं उसमें, है ना, जैसे वो फंगेटिंग वुंड हो या तो उसमें ब्लीडिंग हो गया, तो ज्यादा फ्लूइड्स बाहर निकला, उसमें सब इंसेक्ट्स भी आ गए, तो वो हमें नहीं होने देना है, तो आप ऐसे सारवार करो, ऐसा करो, है ना। तो वो उस तरह के हेल्थ एजुकेशन, और एज वॉट एवर डिफिकल्टी है उस वक्त खा नहीं सकता, कैसे कभी तो मुंह में डालेगा इधर से बाहर निकलेगा, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आपने देखे होंगे। तो इसके बारे में जैसे मैडम ने बताया हमें करना है। अनुभाला, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं ना मैम, वो हम लोग से स्पेशली पूछते हैं कि पेशेंट ठीक होने लायक नहीं है, जब बोला गया कि 4th स्टेज में कैंसर है तो क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ, ऐसे पूछते हैं। और हम लोग बोलो। डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं कि घर ले जा सकते हैं, अब आए हैं तो कुछ तो हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे ही, तो इसमें इसका सही जवाब नहीं दे पाते कि क्या बोलूं, उनको कैसे समझा। नहीं, उसमें अनु बात ये है कि जब बता दिया कि पेशेंट को ये ठीक नहीं होगा, जैसे कि अभी अन्ना बात वो बता रहे थे, ठीक नहीं होगा मतलब वो ठीक नहीं होगा, वो तो है, वो हाँ। इसलिए फिर पूछ रहे उन लोग, अगर ठीक नहीं हो रहा तो किस लिए हम लोग इतना पैसा इसके ऊपर खर्च करें, एक बात है ना, ठीक है। यस। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है अगर एक घाव रहने से
और क्या क्या मुश्किलें हो सकता है। जैसे कि अभी बताया था कि पेशेंट को कभी ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, नहीं तो उसमें ना कीड़ा आ सकता है, दर्द बढ़ सकता है, ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इश्यूज आता है एक घाव आने से, ठीक है, स्पेशली कैंसर का घाव आने से। तो आप लोगों को बैठ के पेशेंट का फैमिली को ये समझाना है कि सिर्फ पेशेंट का ये तो ठीक नहीं होगा, वो तो हमने बता दिया, लेकिन इसमें बहुत कभी कभी बदबू आ रहेगा, कीड़ा रहेगा, नहीं तो ज्यादा खून बहेगा बहेगा, ठीक है। तो ये सब के लिए पेशेंट को इलाज करना है। तो इलाज मतलब ये ठीक होने के लिए इलाज नहीं, मतलब ये घाव तो सूखने वाला नहीं है, लेकिन ये जो होने वाला है, जैसे कि घाव में कभी ब्लीडिंग हो गया, नहीं तो कीड़ा आएगा, इसको हम लोग ना होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसी के लिए आपको इलाज करना है। और ये घाव ड्रेसिंग भी तो करना है ना, वो तो उनको मालूम होना चाहिए कैसे, ये सब हम लोग सिखाना पड़ेगा उनका, उसके लिए उन लोगों को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि पेशेंट बहुत दिन हॉस्पिटल में रहना, नहीं, वो भी एक बात है, ठीक है। हम लोग को पेशेंट को सिखाना है, पेशेंट का फैमिली को सिखाना है कैसे ड्रेसिंग करता है, ये क्यों करता है, ये सब करके पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकता है, और पेशेंट घर में जाकर खुद करेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन यस मैम। हाँ, तो हम लोग पूछते हैं कि आखिर में डॉक्टर साहब क्या बोले हैं, कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं, हमको कि आप इतना जो हो रहा है यहाँ वहाँ केयर करने के लिए आप सीख चुके हैं, जैसे राइस ट्यूब से भोजन दे देते हैं, या फिर राइस ट्यूब अगर नहीं निकाल दिया जाए, हम लोग निकाल देते हैं, तो घर पे खाना दे दीजिए, वो मुंह से ले लेंगे, या फिर ब्लीडिंग तो नहीं होती, ये सब पूछते हैं। तो बोलते हैं हाँ हाँ कर लेंगे। फिर कुछ बोलते हैं, दूसरे साथी आएंगे, बोले नहीं 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 हो पाएगा, रहने दीजिए, यहीं रहने दीजिए। हाँ, नहीं नहीं, वो तो उनका मर्जी है, हम ये नहीं कर कंफ्यूज कर सकते, देते हैं लेकिन हम ही लोग को। जब भी आपके पास पेशेंट आता है ना, डे 1 से, पहले दिन से है ना, उनको सिखाना है। क्योंकि एक बात रखना, हमेशा मन में रखना, कैंसर पेशेंट को बहुत दिन हम लोग हॉस्पिटल में रख नहीं सकता है, और वो भी बहुत गरीब पेशेंट्स हो, तो कितना तक उन लोग भरेंगे, उन लोग अड़ोस पड़ोस में पूरा पैसा लेके आके आप लोगों को भरता होगा, ठीक है। इसलिए हमारा सबसे बड़ी बात ये है कि पेशेंट का फैमिली को सिखाओ, ये पेशेंट को कैसे देखभाल करेगा, उसमें ये सब कुछ आता है, राइस ट्यूब फीडिंग कैसे करना है, कैसे उसका राइस ट्यूब को कैसे देखभाल करना है, ड्रेसिंग कैसे करना है, पेशेंट को कैसे नहलाना है, पेशेंट को अगर यूरिन कैथीटर तो कैथीटर कैसे देखभाल करता है, हाँ, सब कुछ आप लोगों को सिखाना है पेशेंट घर जाने से पहले, ताकि उन लोग घर में जाके ये पेशेंट को अच्छा से देखभाल करेगा, ठीक है। यस यस। अच्छा, ठीक है। एक बात मैं बोलना चाहूंगी, जैसे हम बोलते हैं ना कि डिस्चार्ज दो, ठीक है, तो डिस्चार्ज की तैयारी या तो रिहैबिलिटेशन आप बोलो ऐसे पेशेंट के लिए, तो वो जब पहले दिन आता है पेशेंट हॉस्पिटल में, उसी दिन से शुरू होनी चाहिए, तभी तो वो रिलेटिव्स हमारे पे भी विश्वास करेंगे, और पेशेंट्स के रिलेटिव्स अच्छे से सीख पाएंगे पेशेंट की केयर करने के लिए। कभी कभी वो उनका विश्वास नहीं होता कि वेदर दे कैन डू सर्टेन प्रोसीजर्स एट होम, है ना, तो नली से खाना देना या तो ड्रेसिंग करना, किसी का जी भी नहीं चलेगा, उसको कैसे छुए, है ना, इतना सा दुख खुद को होता हो ऐसा फील करेंगे, राइट। सो ये सब सिखाना पहले दिन से ही शुरू करना है, तो तभी जाके वो अच्छे से केयर कर पाते हैं। अच्छा, तो हम लोग इसमें प्रेजेंटेशन है ना, प्रेजेंटेशन के लिए चलें, उसके बाद जो भी आप लोगों को क्वेश्चन है फिर पूछ लेना, ओके, ठीक है। और प्रेजेंटेशन आज का था मजमीना बेगम का प्रेजेंटेशन है, राइट? जी मैम। मजमीना, हाँ, ठीक है। तो विल गो फॉर द प्रेजेंटेशन। आप लोग ठीक से देख लो क्या प्रेजेंटेशन कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भी जो भी क्वेश्चन है हम बात करेंगे, ओके, चलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, मेरा नाम मजमीना बेगम है और मैं गुवाहाटी से हूँ, आयुष्मान हेल्थ केयर फाउंडेशन में काम करता हूँ। मैम, प्रेजेंटेशन देने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मैं जिस पेशेंट के बारे में लिखा है वो पेशेंट एक्सपायर हुआ है मैम। कोई बात नहीं। जी मैम। पेशेंट डिटेल्स, पेशेंट का एज 59 इयर्स है,
और जेंडर मेल, डायग्नोसिस ये बिलियरी ट्रैक्ट। और हम लोग जब ड्यूटी कर रहा था तब ये कंप्लेंट है, अनएबल टू ईट, ब्रीथलेसनेस, रेस्टलेस, एंग्री और पेन। हिस्ट्री ऑफ इलनेस, 59 years old, onset of disease February 2021, personal history alcoholic and smoker था, taken treatment for alcoholic liver cirrhosis, family history, he has wife and one son, no other disease, examination, physical examination, height 185 centimeters, weight 75 kg, BP 110/70 रहता था, SpO 94, respiratory rate 20, heart rate 99. General examination, patient is conscious, well oriented and cooperative, abdomen swelling, pain assessment scale 8/10, treatment and significant investigation, CT scan, ECG, blood test. Treatment, acetic fluid tapping, daily sponging, daily massage, daily vitals, counseling, medication by doctor's advice, psychosocial aspects, emotional, angry, confusion, medications, infusion human albumin, infusion intralipid, IV fluids, RL, NS, DNS, injection Dexona, injection Deriphyllin, injection Dynapar, injection Pantoprazole, injection Reglan, injection Vascugas, injection hydrocortisone. Main concern, family fully supportive, poor nutrition, shortness of breath, can carry out daily activities only with support, hip joint pain and constipation. Summary, patient is 59 years old man, he is serviceman. Patient expired 11 April 2022. He was under palliative care 2 months. Discussion points. How does one handle such a patient? How can we do better nursing care for such patients? How can we support the wife after the death of the patient? जी मैम। मदीना, ये जी मैम। पेशेंट पैलिएटिव केयर में 2 महीने था कर बता रहे कि 2 महीने से पेशेंट आप लोगों को वहां पर एडमिट था क्या? नहीं मैम, हम लोग होम केयर करता था। अच्छा, होम केयर करता था। जी मैम। तो हाउ डज वन हैंडल सच ए पेशेंट? तो इसमें आप क्या पूछना चाहता, हाउ डज हैंडल वन सच पेशेंट? मतलब पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम था क्या? नहीं प्रॉब्लम, मतलब मैम पेशेंट में बहुत कंफ्यूजन था और बहुत एंग्री था। गुस्सा में। तो गुस्सा क्यों होगा? क्यों गुस्सा है पेशेंट को? बीमारी की वजह से मैम। बीमारी के वजह से होता है। फिर जी मैम। पेशेंट, आपने बोला पेशेंट अल्कोहलिक के करके मतलब शराब पीता है, राइट? हाँ मैम, शराब पीता था, बहुत दिन पहले से। हाँ, बहुत दिन पहले। अभी रुकने के बाद उसका असर भी होगा पेशेंट के ऊपर, है कि नहीं? ठीक है। तो गुस्सा के वजह से बहुत सारा वजह होगा गुस्सा का, ठीक है। एक तो होगा सब लोग जैसे बोला होगा उसको कि तुमने शराब पिया इसलिए तुम्हारा हाल ऐसे हो गया, ये सुन के गुस्सा आ रहा होगा अपने ऊपर। मैम उसका वाइफ ने बोला था बीच में कभी। हाँ, कभी वो बोलता होगा, तो वही है, गुस्सा आ रहा है तो मन के अंदर गुस्सा होगा ना कि इसी की वजह से अभी मेरे को ये सुनना पड़ रहा है, मैंने इतना पिया, मेरा मतलब हालत भी खराब है, ऊपर से सब लोग सुना रहे मेरे को, एक गुस्सा। दूसरी बात है उसको खुद अभी मालूम पड़ गया कि मैं ठीक होने वाला नहीं हूँ। जी मैम, उसने बोला था मैं कुछ दिन की है मेरी, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, मरने वाला हूँ, ऐसा बोला था। So
मन के अंदर सिर्फ गुस्सा नहीं है, दुख भी तो होगा ना, जी मैम। ठीक है। वो जो दुख है ना, वो बाहर उसको गुस्सा में आ रहा है, तो इसलिए शायद सबसे झगड़ा करता होगा, नहीं तो उल्टा पुल्टा बोला होगा, ये सब होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो हो गया सो हो गया, हम बैठ के उसके ऊपर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है, पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने लिखा है दर्द था पेशेंट को, ब्रेथलेस है, ब्रेथलेस किस लिए है, वो तो अब्डोमिनल इसकी वजह से होगा, पानी भर गया ना, तो इसलिए ज्यादा हाँ सांस मैम। फूल रहा है पेशेंट को, तो उसके लिए आप लोगों ने ऐसे ही स्टैपिंग कर दिया। लेकिन एक हाँ बात मैम। है, पेशेंट को आपने बोला कॉन्स्टिपेशन है करके, लेकिन कॉन्स्टिपेशन को कुछ दवा दे रहे कि नहीं? कंस्टिपेशन कभी 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 मैंने उस दवा में तो जो भी आपने मेडिकेशन दिखाया था, उसमें तो हाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया कि वो पेशेंट को कुछ मेडिसिन दे रहे करके, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन ऐसे एक चीज है, कॉन्स्टिपेशन के वजह से भी पेशेंट को ब्रेथलेस होगा, ठीक है, पेन भी हो सकता है, ठीक है। तो जी। पेशेंट को वो भी होगा कि मैं इतना दिन यहाँ पर है, मेरा दर्द कम नहीं हुआ, नहीं तो मेरा पेट से साफ नहीं जा रहा है, उसका भी कुछ बहुत सारी चीजें होता है, जी ठीक मैम। है। अभी आखिर मुझे मालूम नहीं है आप लोगों ने लास्ट में क्या मेडिकेशन दिया होगा, घर में घर जाने, क्योंकि घर में तो इतना इंजेक्शन दे नहीं सकता है ना, घर में और कोई मेडिसिन दिया होगा पेशेंट को होम केयर में, राइट? जी। ओके। तो पेशेंट से बात करने के टाइम सबसे पहले मालूम हो ये होना चाहिए कि पेशेंट का क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज है, तो पेशेंट से बैठ के बात कर लो, एक बात। दूसरी बात है, पेशेंट से पूछ लो पेशेंट को कैसे महसूस करता है पेशेंट, ठीक है। हाँ, फैमिली वार गुस्सा कर रहे, ये सब ठीक है उनकी तरफ से, लेकिन पेशेंट को कैसे लगता है जब कोई गुस्सा कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोगों को पता करना है, ठीक है। और तीसरी बात है, पेशेंट के ये भी होगा, एक ही बेटा है शायद, कितना साल का है बेटा उनका? वन क्या सन था, कहा मैम? सन, एक सन है लिखा आपने ना, एक ही हाँ लड़का, हाँ मैम। कितना हाँ। बच्चा है वो, मीन्स बड़ा लड़का है या छोटा? 30 हो। अच्छा 30। 30 ईयर्स है, वो शादीशुदा है? नहीं मैम। अच्छा शादीशुदा नहीं है, वो कुछ काम वाम कर रहा है? हाँ मैम, कुछ काम कर रहा है, काम कर करता रहा है। होगा, अच्छा। तो लड़का का शादी हुआ नहीं, उसको दुख होगा कि मैं मर गया तो मेरा लड़का का क्या होगा, मेरा फैमिली का क्या होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल है पेशेंट का, ठीक है। तो हाँ पेशेंट का सिर्फ ट्रीटमेंट, उनका जो प्रॉब्लम्स है सिर्फ उसका नहीं है, पेशेंट का जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है उसका भी हम लोग बैठ के, जैसे कि आपने लिखा काउंसलिंग दे रहे करके, तो काउंसलिंग का मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि पेशेंट से एक बार दे दिया तो नहीं, ऐसे नहीं होता है, रोज उनसे बैठ के जी। बात करना पड़ेगा ताकि पेशेंट अपना मन की बात आपसे बात कर सके, ठीक जी है। मैम। फिर आप लोगों का नर्सिंग केयर के बारे में, नर्सिंग केयर का मैंने पहले से मैंने बता दिया, डे 1 से पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम से आप लोगों को हैंडल करना है, ठीक है। पेशेंट को फैमिली को सिखाना है डे 1 और नर्सिंग केयर में सिर्फ ये नहीं कि पेशेंट को नहलाया, खाना खिलाया या उनका वुंड ये किया, सीटी स्टैपिंग किया, वो नहीं होता है। पेशेंट के साथ नर्सिंग केयर में कम्युनिकेशन भी एक चीज होता है, बहुत जरूरी चीज है कम्युनिकेशन। आप जो कुछ भी कर रहे हैं पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना, हाँ अभी हम लोग आपका पेट से पानी निकाल रहे हैं, आपको खाना दे रहे हैं, आपको कॉन्स्टिपे अगर एनिमा दे रहे हो तो आप लोग आपको एनिमा देने जा रहे हैं, एनिमा देने से आपको पेट साफ जाएगा, आपको थोड़ा सा मुश्किल कम हो जाएगा। तो जी। कम्युनिकेशन, नर्सिंग केयर में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, इसलिए कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है पेशेंट, वो भी नर्सिंग केयर में है, तभी आपका नर्सिंग केयर बेटर होगा। जो कुछ भी आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो वो पेशेंट को बताना पड़ेगा, चाहे वो ऐसी चीज टैपिंग हो, चाहे पेशेंट को जो सांस फूल रहा है वो टैपिंग करने से सांस फूलना थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा पेशेंट को, उसी के वजह जी। से आपको कम हो जाएगा करके, ठीक है। फिर आपने लिखा कि हाउ कैन वी सपोर्ट द वाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ द पेशेंट। आप लोग क्या करते हैं वहां पर, अगर एक पेशेंट गुजर गया, गुजरने के बाद आप लोग क्या फैमिली के लिए कुछ करते हैं कि नहीं, कुछ हो रहा है वहां पर, बता सकते हो आप? और कोई भी पार्टिसिपेंट्स है तो उन लोग भी बता सकते हैं, आप लोगों का यूनिट में नहीं तो आपका इंस्टीट्यूशन में जो भी पेशेंट्स गुजर गया उनका फैमिली के लिए कुछ सपोर्ट है या कुछ करता है?
मैम ऐसे तो कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं है। पेशेंट गुजरने के बाद आप लोग पेशेंट को विजिट करता है, पेशेंट को फैमिली को होम केयर विजिट करते हैं? नहीं नहीं, आप जो बोला है ना साफ सुनाई नहीं दिया। हेलो, आप और एक बार बोलेंगे? आप लोग पेशेंट गुजरने के बाद पेशेंट को होम केयर सपोर्ट देते हैं? होम केयर सपोर्ट देते हैं मैम। देते हैं। आप लोग कब जाता है पेशेंट गुजरने के बाद पेशेंट का घर में? पेशेंट का घर पे मतलब हम लोग कॉल करते हैं, कॉल करके पता करते हैं मतलब पेशेंट गुजर गया तो पहले तो हिस्ट्री होता है ना हम लोग का, जो एक ही है मतलब वाइफ हस्बैंड गुजर जाने के बाद वो कोई नहीं है, बच्चा 3-4 रहता है एकदम मतलब जिसमें हम लोग दे सकता है उसी को ही हम लोग देता है। कभी कभी हम लोग को सुनिए उसका लड़का होता है उसको हम लोग काम के लिए रखते हैं, उसका जो वाइफ है वाइफ को भी हम लोग हॉस्पिटल में कभी कभी मतलब काम के लिए रख लेते हैं जीडीए स्टाफ में। अच्छा, ये कौन बात कर रहा है अभी? मैं शीला मैम। हाँ, शीला ने बताया, शीला ने। अच्छा ठीक है ठीक है। एक अनु, आपको कुछ बोलना है? नो मैम। नो। अच्छा देखो, ये अच्छी बात है कि पेशेंट का जब भी जब कोई भी हो पेशेंट, अगर आपका पेशेंट, आपका पैलिएटिव केयर पेशेंट गुजरने के बाद हमेशा पेशेंट का फैमिली को 1-2 बार आप जाके मिलना बहुत जरूरी होता है। हम लोग उसको बेरियमेंट पीरियड बताते हैं, ठीक है? बेरियमेंट, ठीक है? उन लोगों को गुजरने के बाद हम लोग को जाके उनसे मिलना, क्योंकि इतना दिन से आप लोग था, 6 महीने से पेशेंट का साथ था, तो एक और 2 बार उनसे मिलो, वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है? सी सपोर्ट यानी है ना, मेंटल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। बोलो। मैम हम लोग जाता है पेशेंट गुजरने के बाद, और हमको बहुत भी प्यार भी करता था उसका वाइफ ने। नहीं नहीं, वो तो है। मैं भैया जो बता रहे हैं कि आप पेशेंट को सपोर्ट मतलब है ना, एक जन को, जैसे कि मैं बता दूं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, मैं कुछ पैसा देने से आपको वो प्रॉब्लम कम नहीं होता है, लेकिन मेंटल सपोर्ट बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि जी उनका हस्बैंड गुजर गया, जी ठीक है? तो घर का है ना एक ऊपर का छत जैसे गिर गया ना, ऐसे हो जाता है उनका, ठीक है? तो उनके साथ बैठ के बात करना है, क्योंकि उनको बहुत कुछ मन में होगा आपसे बात करने के लिए। अभी तो वो गुजर गया, वो भी बोल सकता है ना, जैसे कि आपने बोला वो बताता था कि आपने पिया इसलिए ऐसे हो गया, तो वो बता सकता है ना, वो अपना मन खुल के आपसे बात करेंगे, ये पीने के बाद क्या क्या करता था, घर को ठीक से देखभाल नहीं किया, तो बहुत कुछ होगा जो वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए उनको मन करेगा। एक बात है। दूसरी बात, हाँ, अगर उनका जीने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, तो आप लोग है ना उनके लिए कुछ काम ढूंढना, बताना। वो भी अगर आप लोगों को मालूम है कहीं कोई शॉप में एक सेल्स गर्ल का जरूरी है, ऐसे है, तो आप बता सकता है। छोटा छोटा मोटा काम उन लोग करके अपना जिंदगी गुजार सकता है उन लोग, ठीक है? ये बहुत सारे जगह ऐसे होता है कि पेशेंट गुजर गया, पेशेंट का फैमिली है ना बहुत मुश्किलें फेस करता है, लेकिन जब हम लोगों को मालूम है कि उनको रिहैब कर सकता है, कोई कुछ काम में उन लोगों को डाल सकता है, तो हम लोग ऐसे भी आप लोग का पैलिएटिव केयर हेल्प कर सकता है पेशेंट का फैमिली को, ठीक है? फिर जो भी पेशेंट गुस्सा में बात करता है, कभी भी है ना हम लोग है ना पेशेंट को गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? वो गुस्सा इसलिए करते हैं उसको बीमारी की वजह से। दूसरी ये बात है, वो गुस्सा इसलिए करता है कि मैं मरने जा रही हूँ, वो सब सोच के उसको गुस्सा आता होगा, ठीक है? तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, पेशेंट गुस्सा इसलिए करता है क्योंकि बहुत सारा सवाल, बहुत सारा मुश्किलें उसको शरीर के साथ हो रहा है, मन में हो रहा है, इसी की वजह से। तो हम लोगों को क्या करना है, गुस्सा भी हो ठीक है, लेकिन वो जो भी बोल रहे गुस्सा में या कुछ भी, हम सुनने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है? बैठ के सुनो उनको क्यों हो रहा है करके, है? और फिर हम बात कर सकता है पेशेंट को, ठीक है? क्योंकि पेशेंट की तरफ से, पेशेंट के साइड में हम देखो तो वो तो सही है, वो गुस्सा करेगा बीमारी के बारे में सोच सोच के, ठीक है? लेकिन हम पेशेंट के सामने बैठ के
वो सुनना चाहिए, ठीक है। बाद में हम पूछ सकता है, ठीक है, आपको इतना गुस्सा किस वजह से होता है, मतलब एक वजह तो होगा, इसकी वजह से सोच सोच को बहुत गुस्सा होता है, शायद हम हैंडल कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल में बताएंगे, जैसे कि पेशेंट और पेशेंट का वाइफ के साथ झगड़ा है, क्योंकि पेशेंट का वाइफ हमेशा यही बोलते जाता है ना, शायद आप लोग ने देखा है, घर पे है पेशेंट, घर में रोज बताए, अगर ये बोल दिया मेरे को बहुत दर्द होता है, तो पेशेंट का वाइफ बता रहा होगा अभी दर्द बोलने से कोई फायदा नहीं है, जब शराब पीता था तुमने सुना नहीं है ना, है अभी किस लिए चिल्ला रहे करके, मालूम है ना, ऐसे ठोकते रहेगा, ठीक है। जब ठोकना होता है ना, तब इसको दुख तो हो जाएगा पेशेंट को, तो पेशेंट गुस्सा करेगा फिर बाद में। तो शायद अगर हम लोग को पता चलेगा कि पेशेंट का गुस्सा होने का वजह, हम बैठ के बात कर सकता है। इसमें क्या है, हम वाइफ से आप बात करना था, वाइफ से बोलना था देखो जो हो गया सो हो गया, हम वो कुछ नहीं कर सकता है ना, लेकिन अभी ये आदमी बीमार है, बहुत ही बीमार है, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा से प्यार से पेशेंट के साथ पेश आना होता है, ठीक है। बार बार उसको रिमाइंड मत करो कि वो शराब पिए इसलिए हुआ करके, ठीक है। तो इसमें क्या है, पेशेंट का फैमिली के साथ हम लोग को काउंसलिंग करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? जी मैम। ठीक है। तो ये जरूरी है, सिर्फ ये पेशेंट का नहीं है, दूसरा पेशेंट का भी, जो भी पेशेंट्स आपके साथ आ रहे हैं ना, ठीक है, उनके साथ भी यही कभी कभी होता है, तो पता कर लो क्यों हो रहा है, और जिसके साथ बैठ के बात करना उनसे शायद फैमिली के साथ बैठ के हमको बात करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली हमेशा टोकते रहेगा इसके ऊपर, तभी इसलिए। तो हाउ कुड वी मेक ए बेटर रिलेशनशिप विद देम थ्रू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के साथ ही हम लोगों को ये बेटर कर सकता है। अगर आप वाइफ के साथ बात कर लिया होगा, तो शायद वाइफ है ना सोच रहा होगा ठीक है अभी जो हो गया सो हो गया, मैं क्यों इसके ऊपर गुस्सा करना, नहीं बार बार क्यों टोकना है, तो वो भी है ना थोड़ा टोकना बंद करेंगे, समझ रहे हैं? यस मैम। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और किसी के कुछ क्वेश्चंस पूछना है? मैम मेरा जो उस दिन का क्वेश्चन था ना, हाँ जरा और एक बार वो क्वेश्चन बोलो, चलो बता दो। और मेरा क्वेश्चन था ना मैम, मैंने मतलब मैम ने जो बोला है एक बार नहीं समझाना है, 2 बार समझाना है, 3 बार समझाना, अच्छे से बैठ के आई टू आई कांटेक्ट करके उसको समझाना है। इतना मतलब काउंसलिंग करने के बाद भी, प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन करने के बाद भी ना अटेंडेंस मतलब एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं होता है कि पेशेंट मतलब लास्ट स्टेज पे हाँ वो इसलिए पेशेंट का अटेंडेंट डिनाइल में है, ठीक है। अभी डिनाइल के बारे में बात कर रहा था ना, डिनाइल में है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आप जितना भी बोले, क्योंकि उनका मन में यही है कि शायद वो ठीक हो जाएगा, इन लोग जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है करके, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ है ना बार बार बोलना जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो डिनाइल में है। डिनाइल के बारे में अभी बता रहा था ना, डिनाइल ऐसे एक चीज होता है, अंदर की तरफ उनको मालूम है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन आप जब बताएंगे कि आपको ऐसे बीमारी है, उन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों को सुनना नहीं है, ठीक है। उन लोग ये सुनने के लिए तैयार है, नहीं तो ये सुनने के लिए वेट कर रहे कि आप बोले कि ऐसा कोई बीमारी नहीं है आपको, आप ठीक है करके। देखिए हम ऐसे बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो बीमारी तो बीमारी है, ठीक है, वो तो ठीक रहेगा। पेशेंट को अपने आप पेशेंट शायद एक्सेप्ट करेगा या फैमिली करेगा आपको, इसलिए या 1 बार हो 2 बार हो 3 बार हो, आप बोलने के बाद भी उन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन लोग पक्का डिनाइल में है, उन लोग वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ करने का नहीं है। इतना भी बोलता है रिपोर्ट सब निकाल के दे दो, हम लोग दूसरा जगह पे जाएंगे, दूसरा जगह पे ट्रीटमेंट कराएंगे, उसके बाद ऐसा मतलब सब रिपोर्ट दे दो, हम लोग लेके चला जाएंगे, ऐसे भी बोलते हैं। हाँ सी देखो एक बात याद रखना, पेशेंट का ट्रीटमेंट के बारे में पेशेंट का फैमिली उनको जानकारी है, ठीक है। उन लोगों को कहाँ लेके जाना, कहीं नहीं लेके नहीं जाना, ये हमारा तरफ से ये नहीं है, ठीक है। वो लेके जाना तो उन लोग लेके जाने दो। अभी यहाँ पर भी पेशेंट्स ऐसा है, वो आके पूछेगा आयुर्वेदिक करूँ, होम्यो के लिए लेके जाएंगे हम लोग करके, ठीक है। हम लोग मना नहीं करता पेशेंट का, ठीक है। आपको उनको लेके जाना तो उन लोग लेके जाने दो, क्योंकि वो उनका शायद विश्वास होगा कि ठीक हो जाएगा करके। लेकिन हमारा तरफ से
हम लोग को जो बोलना है वो क्लियरली हम बोलना चाहिए, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। ये नहीं कि आज आपने बताया कि पेशेंट ठीक नहीं होगा और कल 2-3 बार पेशेंट का फैमिली पूछ रहे करके ये नहीं बोलना कि पेशेंट को नहीं 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 अभी ठीक हो जाएगा, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ठीक नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा, बस इतना है हमारा तरफ से। आप बार बार पूछने से हम थोड़ी बोलेंगे उनको कि ठीक हो जाएगा करके, नहीं। हाँ, उनको अगर लेके जाना है उन लोग लेके जाने दो। हमारे यहाँ पर तो हमने कोई पेशेंट को मना नहीं करता, अगर उन लोग बोला ठीक है हम लोग दूसरा जगह लेके जाएंगे, ठीक है आप लेके जाओ, हम मना नहीं कर सकता उनको, क्योंकि उनका थोड़ा सा तो भी विश्वास या ये होगा ना कि मन में कि एक छोटा सा जैसे बोलते हैं ना एक किरण जैसे एक रोशनी की, हाँ ठीक होगा करके, ठीक है। ठीक है, वो उनका है। बहुत सारा ऐसे पेशेंट है जो हमारा हमसे बात करके ना लेके जाएंगे, बाद में है ना 1 हफ्ते के बाद वापस फिर आएंगे, ठीक है। जब पूछेंगे तो बताएंगे नहीं अभी हमको ठीक से पता चला कि ठीक होने वाला नहीं है और ऊपर से क्या हो गया, दर्द ज्यादा हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो वापस आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग वापस आएगा तो भी हम लोग देखभाल करेंगे। पैलिएटिव में एक ही एक चीज है कि ये नहीं है कि आपने छोड़ के गए कि हम लोग देखभाल नहीं करेंगे, ऐसे नहीं है। आप गया वापस आया फिर भी हम लोग देखेंगे, इलाज तो इलाज ही है, ठीक है। ओके अनु कुछ पूछना है? अनु मेरे को देख रहा, और कुछ, और किसी को कुछ? मजमीना अच्छा प्रेजेंटेशन था जो आपने किया था, ठीक है। बहुत सारा डाउट्स था आपको उसके ऊपर, वो भी अच्छा है। तो हर पार्टिसिपेंट को मैं फिर और एक बार बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो केस प्रेजेंटेशन अभी तक दिया नहीं है, ठीक है। आप लोग केस प्रेजेंटेशन दे दो। दूसरी बात फीडबैक दो, ठीक है। आप लोगों को कैसे लगा क्लासेस हमको क्या मालूम है, तो आप लोगों को जो भी फीडबैक है आप दे दो। बहुत सारा मेरे ख्याल से आधा लोग तो ये सुना ही नहीं होगा कुछ भी, वहां पर है कि नहीं हमको मालूम नहीं। ये जो हम लोग हमेशा देख रहे हैं उन्हीं को हम देखते जा रहे हैं, ये जो पम्मी अनु मजमना शीला इन्हीं लोगों को हम लोग रोज देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस पूछा करो, आप लोगों का डाउट्स क्लियर करो। और अगर आप लोग ऐसे कोई पेशेंट को मिला है उनके ऊपर आपका अभी भी डाउट है, पूछ सकता है। ये नहीं कि पेशेंट गुजर गया तो क्यों पूछे, नहीं, आप पूछ सकता है, ठीक है। हाँ शोभा अच्छा ठीक है, हाँ शोभा हमेशा रहता है शोभा दीपा को कहीं मिला था, हाँ कौन है वो? नीलम कुमारी। हाँ नीलम बोलो। मैम मेरे यहाँ एक पेशेंट था, उसका ये गले पे बहुत बड़ा जख्म था, उससे ना पूरा हैवी ब्लीडिंग होते रहता था, इतना ना कि मतलब जैसे लगता है कि पूरा कोई ये खोल ब्लड या कुछ भी जो पहुंच आता है वो खोल के छोड़ दिया, इतना पूरा ब्लीडिंग होता था। उसको 2 एम्पूल ट्रेनेक्सा देते थे, वो ड्रेसिंग करते थे, 2 एम्पूल आईवी टेस्टेड, तब भी ब्लीडिंग नहीं रुकता था मैम। इसका कारण क्या था मैम? आपने बोला गला यहाँ पर है ना? जी यहाँ पे। और वो पेशेंट मैम बहुत बेचैनी में भी रहता था, पूरा एकदम कभी इधर ऐसे करता रहा, बोलता था कि यहाँ पे खुजली जैसा होता है, क्या होता है, शायद मैम उसमें कीड़ा हुआ होगा। नहीं, खुजली जो होता है कीड़ा जरूर होगा, तो कीड़ा को निकालना था। और जब आप ब्लीडिंग का बात बोल रहे हैं, ये ब्लीडिंग को इसलिए होता है क्योंकि एक कैंसर का जो भी है ना वो मतलब क्या बोलता है, मेन वेसल्स को है ना इरोड कर दिया, मेन वेसल्स के अंदर चला गया, तो ब्लीडिंग होते रहेगा हम लोग को। ये एक जगह ऐसा है, हेड एंड नेक कैंसर जो हम बता रहे हैं ना, बहुत ही मुश्किल का जगह है क्योंकि हमारा मेन वेसल्स यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कैंसर का, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, कैंसर ऐसे एक चीज है जैसे कि हमारा पेड़ का जो रूट है ना, ऐसे है, अंदर की तरफ जाते रहेगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा, मेन वेसल्स को भी उन लोग नष्ट कर देगा, तो वहां से खून निकलते जाएगा, वो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बहुत मुश्किल है। देते थे ना मैम 2 घंटा या 1.5 घंटा, फिर नेक्स्ट एकदम पूरा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ऐसे होगा, और ज्यादा से ज्यादा ऐसे पेशेंट ब्लीडिंग होके मरेगा, ये एक दूसरी बात है। लेकिन कीड़ा का जो आपने बोला, जैसे कि पेशेंट बोल रहा है खुजली होता है, हमेशा याद रखना, जब पेशेंट बोलता है खुजली हो रहा है, नहीं तो पेशेंट बोल रहा है अंदर की तरफ कुछ तो हो रहा है, बीच में धीरे धीरे थोड़ा खून आ रहा है, इसका मतलब जरूर है ना अंदर शायद
कीड़ा होगा, तो आप लोग को ये देखना पड़ेगा कि कीड़ा है कि नहीं करके। ड्रेसिंग हम लोग डेली करते थे मैम, ड्रेसिंग डेली करते थे, वो अंदर में नहीं, वो इतना बड़ा होल था, इतना बड़ा होल कॉटन था, अंदर चला जाता था। अंदर चले जाते तो होगा, ये बिल्कुल इरोड हो गया। ठीक है, फिर तो आज का क्लास so Anna, it was a nice presentation, thank you so much for the presentation, and सभी participants को भी जो भी इसमें हिस्सा लिया उनका सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और नेक्स्ट ट्यूसडे इसके लिए सेशन के लिए वी विल वेट, एंड आप लोग सब अपना जो भी सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, उस सेशन के बारे में हमेशा क्वेश्चन जरूर पूछना, ठीक है? तभी आप लोग सीखेगा। आप लोग बहुत सारे पेशेंट्स को देखभाल कर रहे हैं, मन के अंदर रखने से कुछ सीखने वाला नहीं है, ठीक है? Okay, so fill up your feedback. Yeah, Anna, you want to say something? Go ahead. Okay, thank you. About the presentation, no, that patient was serviceman. तो ex serviceman के लिए 5 के लिए कुछ होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, तो ये भी फाइंड आउट कर सकते। क्या कहाँ पर है मजमीना, कहाँ गया? सर्विसमैन था ऐसा लिखा है। Yeah, she has written only serviceman. सर्विस तो क्या था वो तो हमें नहीं पता। वो भी मीन्स होगा ना, तो वो कौन से लेवल पे है, तो उसके हाथ के नीचे काफी काम करते होंगे, या तो बटालियन होगी ऐसा कुछ, तो वो उसका ऑलवेज ऑर्डरिंग टाइप नेचर होगा। मजमीना, ये अन्ना ये पूछ रहे, वो पेशेंट को आपने बोला पेशेंट सर्विसमैन है करके, क्या फौज में काम करता था? नहीं मैम, गवर्नमेंट जॉब कर रहा था मैम। गवर्नमेंट जॉब वाली सर्विस, लेकिन मैंने भूल गया क्या। अच्छा, नहीं वो बात है कि देखो, जो भी पेशेंट गवर्नमेंट जॉब में रहता है उनको एक पेंशन मिलता है, वो वाइफ को मिलेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग थोड़ा सा उसको मदद कर सकता है। हाँ बोलो। मैम उसका वाइफ भी टीचर है। टीचर है, हाँ ठीक है, टीचर है तो भी कोई बात नहीं, अगर पेंशन मिल रहा है हस्बैंड को, वो वाइफ को मिलेगा। जी मैम। ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग बात कर सकता है कि क्या है करके, ठीक है? जी मैम। तो ओके, आप लोग जरा आप लोग को फीडबैक दे दो, ठीक है? ओके, सो सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। ओके, बाय बाय। Thank you all. Thank you, bye bye. थैंक यू मैम। बाय।